गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, ma'am. Good Good evening, evening, ma'am. Good evening, ma'am. good evening, ma'am. गुड Good इवनिंग। evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम मेरे को पूछना था मैम आपसे कुछ। हाँ बोलो। मैम अभी हमारे स्टेट में एक स्टेट लेवल टेस्ट था अवंती के थ्रू पोर्टल करके। क्या हुआ है? मैम अभी हमारे स्टेट में एक टेस्ट था अवंती के थ्रू पोर्टल करके। हम्म। तो मैम उसमें मेरा स्कोर 143 है। इज इट अ गुड स्कोर? ठीक है। ऑनलाइन था? यस मैम। अच्छा। क्या, मुझे आइडिया नहीं है किस लिए था वो, मेरे को नहीं मैम पता। वो जेई की तरह था टेस्ट। 75 क्वेश्चन थे उसमें। हाँ तो वो तो तुम्हारा टेस्ट होता है ना संडे को। मैम वो नहीं था। फिर वो अलग था? मैम मैम सभी स्कूल में था ना वो टेस्ट। अच्छा। तो मैम उसमें मेरा 143 मार्क्स हैं तो ठीक है वो। हाँ आपने पर वो ऑनलाइन दिया है ना? यस मैम। हाँ ऑनलाइन में बहुत चीजें ट्रेस होती हैं, जब एक्चुअल मार्क्स पता चलते हैं कि 143 सही आए हैं कि नहीं, है ना। वो यस मैम। मैम तो जेन्युइनिटी भी देखी जाएगी कि सही से अटेम्प्ट कराया आपने, कैसे अटेम्प्ट किया है, उसी पे मैम तो फिर वो फाइनल आया 143 मार्क्स प्रॉपर करके। हाँ। तो उसमें मेरा फिजिक्स में 96% अटेम्प्ट था। हम्म। कुछ वैसे सिलेबस? करके आया था तो ठीक है। मैम 140। सिलेबस क्या था उसका? मैम सिलेबस +1 का ही था मैम। +1 साइंस। ठीक है। यस मैम। ठीक है, स्कूल में हुआ था तो सब बच्चों ने दिया होगा, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ ठीक है। कुछ होमवर्क देती हूँ जो मैं तुम्हें, वो करते हो तुम लोग वेडनेसडे सैटरडे में? ठीक है, जिसका नहीं हुआ मुझे आइडिया नहीं है बेटा कौन सा टेस्ट की बात कर रहे हो आप। जिसके हुए हैं स्कूल में ही पूछ लेना कि क्यों हुआ है, ठीक है? हाँ ठीक है। अब बात करते हैं, जो मैं तुम्हें होमवर्क देती हूँ वो तुम लोग करते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? सैटरडे को जो क्लास हुई थी दिवाली से एक दिन पहले, क्या पढ़ा था बताओ? Friction और उसके types. हाँ फ्रिक्शंस करा था ना, फ्रिक्शन वाला चैप्टर किया था, बिल्कुल सही कह रही। क्यों हंसी आ रही है भाई? शुभा क्यों हंसी आ रही है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्रिक्शन पढ़ा था हमने। ये हमारे पास लास्ट हमारा जो टॉपिक रह गया था वो रह गया था बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, और आज हम वही लास्ट का छोटा सा टॉपिक कवर करके वर्क एनर्जी पावर पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, आज ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो जो टॉपिक आता है वो आता है लेवल रोड का, है ना। कि अगर हमारी रोड जो है लेवल में है, मतलब कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई इंक्लाइनेशन पे नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या करती है, सर्कुलर मोशन में अगर सपोज करो किसी पॉइंट पे आके उसको टर्न लेना पड़ता है। टर्न का मतलब होता है कि सेमी सर्कल वाला पाथ कवर करेगी। तो उस पॉइंट पे ये बोला है कि अगर फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रखनी है कि हम स्लिप ना हो, है ना। कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी रख सकते हैं वो यहाँ पे निकालना है। तो वही पूछा है, देखो, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो यानी जैसे तुम्हारे पास ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड्स में mg लगता है, ऊपर नॉर्मल, और ये तुम्हारा जैसे ही जब तुम सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमोगे तो इस टुवार्ड्स वाली डायरेक्शन में तुम्हारा क्या एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन। ठीक है, और यही फ्रिक्शन मेरा कौन सा फोर्स बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कल में घुमाने वाली फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल। यानी ये फ्रिक्शन फोर्स ही क्या बनेगी, मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी ऑन द लेवल रोड। तो इस फ्रिक्शन को किसके बराबर रखेंगे भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर रख दोगे, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स के बराबर रखोगे, यानी mv स्क्वायर को, जो कि तुम्हारी कौन सी फोर्स हुई, सेंट्रीपिटल। फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, फ्रिक्शन फोर्स बताओ कौन सी बनेगी, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर हो जाता है, mg के। तो यहां से देखो तुम्हारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज रेडियस एंड जी इज योर ग्रेविटी की वैल्यू। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला आता है लेवल रोड का, याद रखना। ठीक है, टर्निंग पॉइंट एट अ लेवल रोड। उसके बाद अपना अलग कॉन्सेप्ट बनता है बेटा, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन ए बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब है कि अब तुम्हारी व्हीकल ना किसी इंक्लाइनेशन पे होगी, है ना, किसी इंक्लाइंड एंगल पे है और यहां से टर्न लेना चाहती है। तो अब इस केस में हमें कितनी वेलोसिटी रखनी है, तो इन्हें बोलते हैं बैंक रोड वाले क्वेश्चन। जैसे ये बैंक सरफेस है ना, किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे है। तो अब मुझे बताओ, अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एंगल पे होगा तो यहाँ पर मुझे फोर्सेस बैलेंस करनी है। कौन कौन सी फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन और नॉर्मल और तीसरी वेट, यही फोर्सेस बैलेंस, यही फोर्सेस लगानी है ना। ये तीन फोर्सेस तो लगेंगी इस पे, और कौन सी फोर्स लगेगी एक्स्ट्रा, यही तो फोर्स है तीनों, हाँ या ना। Yes, ma'am. अब यही फोर्स ma'am. लगेंगी, यहाँ पर कैसे लगेंगी, देखो यहाँ पे आओ। यहाँ पर इस वाले केस में, बैंक रोड वाले में तीन केस बनेंगे। कहा, एक तो ये जब तुम्हारा ये फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर के टुवार्ड्स लगेगा। या तो फ्रिक्शन जीरो हो जाए, आप ऐसे रोड पे जा रहे हो जहां पर वहां पर फ्रिक्शन जीरो हो गया। तीसरा, अगर मान लो फ्रिक्शन एक्ट तो कर रहा है लेकिन सेंटर से अवे एक्ट कर रहा है, तो उन तीनों केस में वेलोसिटीज की वैल्यू क्या रखनी है जब आप किसी एक इंक्लाइंड रोड पर चल रहे हो। तो देखो, केस वन डिस्कस करते हैं। ये वो केस है जहां पर तुम्हारा फ्रिक्शन कहाँ है, टुवार्ड्स द सेंटर। तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे था, मान लो ये आपकी गाड़ी है, ठीक है ना। अब देखो, क्या इस गाड़ी का नॉर्मल एकदम इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, यानी इसका वेट कुछ झुक जाएगा। तो नॉर्मल बेटा कैसे लगेगा इस गाड़ी का, इस तरीके से।
यहाँ पर नॉर्मल कुछ एंगल बनाएगा तुम्हारे वर्टिकल के साथ, ठीक है। यानी सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है नॉर्मल, तो भाई इस नॉर्मल के कंपोनेंट होंगे थीटा वाला एन कॉस थीटा हुआ, और ये वाला यहाँ बनेगा मेरा एन साइन थीटा। बात समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड अपना आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है बताओ? टुवर्ड्स द सेंटर। तो यानी टुवर्ड्स द सेंटर यही होगा, देखो यही तो ऐसे सर्कुलर मोशन बनेगा इस तरीके से, तो टुवर्ड्स द सेंटर यही पॉइंट हुआ कहाँ पे, जहां पे साइन थीटा एक्ट कर रहा है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पर कौन सा फोर्स होगा, देखो फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इस तरीके से, फ्रिक्शन एफ। ये फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट बनाओगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और फिर से ये दोबारा एंगल कितना बनेगा, एंगल थीटा, यही थीटा बनेगा। यानी फ्रिक्शन का यहाँ कौन सा कंपोनेंट आ रहा होगा, एफ कॉस थीटा। ये बात समझ में आई? ठीक है। yes, अगर ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है तो ये फ्रिक्शन का एफ साइन थीटा कंपोनेंट बन जाएगा, और तुम्हारा वेट तो परपेंडिकुलरली ही एक्ट करेगा अपॉन में ऐसे mg। कहीं कहीं तुम्हें mg के कंपोनेंट्स दिखेंगे, कहीं कहीं नॉर्मल के कंपोनेंट्स, दोनों ठीक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें फोर्सेस बैलेंस करनी है एक्स और वाई डायरेक्शन में, और कुछ नहीं करना। देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं भाई, एन कॉस थीटा, किसके बराबर है एन कॉस थीटा, mg प्लस एफ साइन थीटा के बराबर है। वर्टिकल फोर्सेस देखो, वर्टिकल फोर्सेस में एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा, ये तो किसी के बराबर नहीं दिख रहा, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। देखो यहाँ पे फोर्सेस को पहले वर्टिकली ऐड करते हैं, तो वर्टिकली ऐड करोगे, फिर उसके बाद फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे, जो अभी हमने किया है, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये निकाला था एफ साइन थीटा प्लस mg, करेक्ट। अगर इसको मैं यहाँ माइनस साइन में ले आऊंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी वर्टिकल में फोर्सेस को बैलेंस किया है ना वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा, बस तुम्हें नॉर्मल का कंपोनेंट लेना था और फिर फोर्सेस बैलेंस कर दो, तो ये एन कॉस थीटा का कंपोनेंट बन गया। अब इसको हॉरिजॉन्टली देखो, अब हॉरिजॉन्टली में क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हुए, ये एफ कॉस थीटा वाला फोर्स और ये एन साइन थीटा। ये टोटल फोर्स क्या बनेगा, किसके बराबर बनेगा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। भाई मेरा ये सारा सारा फोर्स किसके बराबर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर r क्या हुआ, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इक्वेशन 2 बेटा, जब इन इक्वेशन 2 को रिजोल्व कर लोगे, है ना, तो तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने के बाद ये वी मैक्स आएगा, और ये वी मैक्स मुझे याद रखना होता है। ये वी मैक्स हमें वैल्यू याद रखनी होती है, पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला आया था इसका 2025 में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ गया था, फॉर्मूला पूछ लिया था कि बैंक रोड पे है और ये कंडीशंस हैं, तो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रखनी है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। म्यू एस योर कोफिशिएंट फ्रिक्शन, टेन थीटा जो इंक्लाइंड प्लेन था वो थीटा एंगल है, आर इज योर रेडियस, म्यू एस तुम्हारा फिर से वही है कोफिशिएंट टेन थीटा आर जी की पावर 1/2। ये याद होना चाहिए बेटा फॉर्मूला, ठीक है। बार क्योंकि पेपर में डिराइव करने नहीं बैठेंगे, कर बैठोगे क्या, अगर किसी को लगता है कि मैं फटाफट डिराइव कर लूंगा तो वो इस फॉर्मूले को भले ही याद ना करे, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसे फॉर्मूले तो हमें याद रखने चाहिए, ठीक है। याद कर लोगे ये फॉर्मूला, yes ma'am, Yes, ma'am. देखो अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज यू वांट टू नेगोशिएट ए कर्व विद ए रेडियस ऑफ 50 मीटर एंड ए बैंक एंगल ऑफ 15 डिग्री। मतलब आप एक रोड पे जा रहे हो जिसका एंगल 15 डिग्री है, रेडियस 50 मीटर है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, द मैक्सिमम स्पीड विच यू कैन सेफली यूज। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, यही फॉर्मूला रखोगे वी मैक्स का। म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.5, टेन थीटा दिया हुआ है 15 डिग्री, वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, है ना, ये रहा, इस वैल्यू पुट करनी है बस, देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। आप पेपर में डिराइव करने थोड़ी ना बैठेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है।
केस सेकंड, इस केस में बेटा फ्रिक्शन को क्या कर दोगे, सेकंड केस में फ्रिक्शन को 0 करना पड़ेगा। देखो जरा इस डायग्राम को, ये तुम्हारी कार है जो कि बैंक रोड पे जा रही है और ये मेरा इस तरीके से सर्कल बनेगा, है ना, ये इस तरीके से हमारा सर्कल बनेगा, ये इसका यहाँ पर सेंटर है। इसी सेंटर पर अब तक फ्रिक्शन लगता आ रहा था जो हमने फर्स्ट केस किया था कि टुवार्ड द सेंटर फ्रिक्शन लगेगा, इस सर्कल में टुवार्ड्स में सेंटर में फ्रिक्शन लगेगा। अब इन्होंने कह दिया कि फ्रिक्शन 0 हो गया, तो अभी सेंटर में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे थे, एक तो नॉर्मल का साइन कंपोनेंट और फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट, यही एक्ट कर रहे थे ना टुवर्ड्स द सेंटर। चेंज क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है, अब फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब अब एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ mv²/r किसके बराबर होगा, हाँ n cos थीटा, है ना, क्योंकि f cos थीटा तो 0 हो गया। और मेरी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी, वर्टिकल फोर्स बताओ, n cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ mg के, यस मैम। फ्रिक्शन हट गया, n cos थीटा, एक सेकेंड, ये n sin थीटा था, करेक्ट। ये दो कंपोनेंट्स आ गए ना मेरे पास, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, No, ma'am. तो इनको तुम क्या कर दो, देखो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा किसके बराबर आया भाई, mv²/r अपॉन mg, यही करोगे, m से m कट गया, n से n कट गया, क्या बना tan थीटा इक्वल्स टू v² अपॉन rg, तो यहाँ से v² किसके बराबर आ गया, rg tan थीटा, और वेलोसिटी फिर क्या किसके बराबर आ जाएगी, √rg tan थीटा, ठीक है। बस आपने कुछ नहीं किया, बस ये याद रखना है कि अगर वो कह देता है बैंकिंग ऑफ रोड में फ्रिक्शन हट गया, तो फ्रिक्शन हटते ही फ्रिक्शन वाले कंपोनेंट्स रिमूव कर दो, फिर दो ही कंपोनेंट बचेंगे, एक तो नॉर्मल का कंपोनेंट और एक वेट का कंपोनेंट। बात समझ में आई बेटा, अगर ना समझ में आ रहे हो तो बता देना। मैम एक बार और रिपीट कर दो। पहला वाला आ गया था, आगे पहला वाला आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले वाले के पहले वाले का कंपोनेंट रिजॉल्व करना आ गया, देखो ये तुम्हारी गाड़ी है, ये कह रहा है कि जो तुम अभी केस करने जा रहे हो ये वो केस है जहां पे फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है बेटा, इज टुवर्ड्स द सेंटर, ये वाला केस कर रहे हैं हम। तो देखो ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, यानी ये इसको टच कर रही है कुछ एंगल पे, यानी नॉर्मल कुछ ऐसे बनाएगी ये। बात समझ में आ गई। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वर्टिकल से एंगल थीटा पे बन रहा है, तो ये नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट आएगा, n cos थीटा, यस और नो। यस मैम। यहाँ पर नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, n sin थीटा। n sin थीटा। अब ऐसे ही ये कर्व्ड रोड होगी, तो इस कर्व्ड रोड पे क्या बोला है कि जो फ्रिक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, तो ये कर्व्ड है रोड, एकदम वो तो नहीं है ना लेवल रोड की, जो फ्रिक्शन है सेंटर ऐसे ऐसे आ जाएगा जैसे पहले वाला केस था। ये बैंक रोड है तो इसमें फ्रिक्शन भी जो सेंटर पे लग रहा होगा बेटा वो कुछ ऐसे ही एंगल पे ही लग रहा होगा। बात समझ में आई। यस मैम। यहाँ पर फ्रिक्शन जो टुवर्ड्स द सेंटर है बेटा वो इस तरीके से है ना, ये तुम्हारा फ्रिक्शन हुआ। बात समझ में आ गई, F। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल कॉस और साइन ये ऐसी तो है एकदम वर्टिकल 90 डिग्री पे, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल हो गया थीटा। यानी फ्रिक्शन का यहाँ कौन सा कंपोनेंट आया, F cos थीटा। बात समझ में आ गई। फ्रिक्शन का यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा, F sin थीटा, दूसरा तो यही बनेगा। और जस्ट यहाँ एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन, प्लस mg। अब तुम्हें बस ये बैलेंस करने थे इन x और इन y डायरेक्शन, यही तो सिखाया है, x और y में बैलेंस कर।
अब यहाँ पर बताओ क्या कंफ्यूजन है। मैम एफ साइन थीटा प्लस एम जी को इक्वेट करना है एन कॉस थीटा में, मतलब दोनों अपोजिट। देखो तुम्हें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी होती है, तो एक्स डायरेक्शन में मुझे बताओ कौन क्या क्या आ रहा है। एक्स डायरेक्शन में बताओ, हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक्स नहीं बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बोल लो, बताओ। मैम एफ कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा। एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ये टुवर्ड्स द सेंटर क्या बनेगा, ये यहाँ पर ये किसके बराबर बनेगी, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर। अब वर्टिकल वाली फोर्स बताओ कौन कौन सी है, एन कॉस थीटा किसके बराबर है, एन कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, नीचे लगने वाली फोर्स यानी एक्स साइन थीटा साइन थीटा प्लस mg। इस तरीके। अब इन्हें अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो कि मैम पूरा ही सॉल्व करवाओ क्या है, तो देखो तुम कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ कैसे कर सकते हैं। एन कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, निकाल ली तुमने, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2, बस ये तुम्हें रिजॉल्व करनी है और उसके बाद तुम्हारे पास क्या बनेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए। हेलो, क्यों, हाँ फिर बाद में क्यों, ठीक है, ओके। मैम हाँ हाँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में। हाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन मिलेगा, ठीक है। अब फिर सेकंड केस आया, सेकंड केस में क्या बोला कि फ्रिक्शन 0 कर दो, तो देखो तुमने जो इक्वेशन लिखी थी वहां पे एफ की वैल्यू 0 कर दो, तो ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी, देखो ये वाली, ये आसान हो गया। इसमें बस तुम्हें ये इक्वेशन डिवाइड करनी थी, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट v किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। बात समझ में आ गई, हाँ। यस मैम। टेन थीटा किसके बराबर आया है, v स्क्वायर अपॉन आर जी, दोनों याद रखना है, कभी थीटा पूछ लेता है कभी वेलोसिटी। तो क्या कह रहा है, ये वो स्पीड है, एट दिस स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आप इतनी स्पीड रख के आओगे, कितनी, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, तो फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन हमने 0 माना है, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, अब फ्रिक्शन को कहाँ लगाओगे, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी अब की बार फ्रिक्शन तुम्हारे सेंटर के अवे लगेगा। तो बताओ जरा फोर्सेस बैलेंस करो एक बार अपनी कॉपी में, फ्रिक्शन के फोर्सेस। अब देखो फ्रिक्शन, अब तुम कह रहे हो कि अवे फ्रॉम द सेंटर क्यों है, तो फ्रिक्शन बेटा वहां लगता है जहां पे तुम्हारे मान लो बॉडी का वो हो, पोटेंशियल होगी, वो कहाँ स्लाइड करेगी, मान लो जहां पर वो फिसलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बस ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है थीटा से। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इसको नीचे कौन सी फोर्स पकड़ के खींच रही है, mg साइन थीटा, यही खींच रही है ना भाई, mg का कंपोनेंट करते हो ना कि mg तो ऐसे लग रहा है, यहाँ पर mg cos थीटा आया, बोलो ऊपर आया नॉर्मल, यही होगा। तो अब यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, वर्टिकल फोर्स, अभी मैं तुम्हें जनरल समझा रही हूँ, वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, यानी नॉर्मल ने mg cos थीटा को बैलेंस कर दिया। लेकिन जरा एक चीज देखो, mg sin थीटा अभी बैलेंस नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, इस ब्लॉक के गिरने की संभावना कहाँ है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ना, इस डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इस ब्लॉक के गिरने की संभावना है। तो पोटेंशियल तुम्हारे उस संभावना के अपोजिट लगता है। अगर मान लो ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन तुम्हारे रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो इसका पोटेंशियल नीचे गिरने का है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। बात समझ में आ गई, ऐसे। अब ये समझो, अब तुम ऐसे ही बैंक रोड पे हो, मतलब तुम्हारी कोई गाड़ी है वो बैंक रोड पे चल रही है, यानी
जैसे देखा होगा ना कभी हिली एरियाज पे जाते हो, जहाँ पे ऊंचाई भी होती है, कर्व्ड एरियाज भी होते हैं, है ना। Yes, ma'am. अब वहां पे गाड़ी ऐसे तो नहीं है कि नीचे फिसल जाएगी, वहां पर तो गाड़ी पूरी की पूरी वो हो जाती है ना, टर्न हो जाती है गाड़ी, वहां कोई स्लिपिंग का तो केस बनता ही नहीं है कि स्लिप हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बात यही है कि फ्रिक्शन किस तरीके से लग रहा है, फ्रिक्शन तुम्हारे सेंटर के अवे लगेगा। इसका मतलब कुछ कंडीशन ऐसी बन रही होंगी कि तुम्हारी गाड़ी का पोटेंशियल कहाँ होगा फिसलने का, डाउनवर्ड्स में, इस तरीके से। और फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा फिर, तुम्हारे सेंटर के अवे लग जाएगा, जो कि तुम अब तक ऐसे लगा रहे थे ना फ्रिक्शन, अब तुम्हें वो फ्रिक्शन ऐसे लगाना है अपोजिट। समझ में आ गई बात। चलो अब तुम जरा फोर्सेस बैलेंस करो और मुझे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के बताओ क्या आ रही है। यहाँ पर तुम्हारे पास डायरेक्ट वैल्यू है कि मेरे पास इस केस में मिनिमम वो क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी। तो ये क्या कह रहा है, इट इज द वेलोसिटी बिलो विच कार विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। अगर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम वेलोसिटी लेके आओगे तो कार क्या कर जाएगी, स्लाइड डाउन कर जाएगी, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन से गिर जाएगी अगर इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी लेके आओगे। ये फॉर्मूला वी मिनिमम का भी हमें याद होना चाहिए। अब देखो इस जो वी मैक्स का फॉर्मूला था ना, उसमें बस क्या फर्क है, देखो अंडर रूट ऑफ वी मैक्स में क्या फर्क है, जी आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये लो, ये इक्वेशन आती है। तो यानी मिनिमम और मैक्सिमम में प्लस और माइनस का ही फर्क है, इतना फर्क याद रखना। मिनिमम वाली में ऊपर माइनस नीचे प्लस, मैक्सिमम वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये बाकी की टर्म सारी सेम रहती है। देखो मैक्सिमम में यही तो निकल के आया था, कहाँ गया ये। तुम कहोगे मैम यहाँ पर तो टेन थीटा में है, तो क्या हो गया, टेन थीटा को क्या किस में लिख सकते हो, म्यू एस प्लस साइन थीटा अपॉन cos कॉस थीटा। थीटा, यहाँ आर जी चल रहा है, अपॉन वन माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही है। ये अंडर रूट में सारी चीजें। अब देखो कॉस थीटा का अगर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, आर जी म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ये आपस में ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बची दो। अब जरा ये वैल्यू देखो, ये वही आई है जो अभी मैंने तुम्हें मिनिमम वाले केस में लिखवाई थी, बट मिनिमम वाले में ऊपर क्या आया था, माइनस साइन। बात समझ में आया, बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम और मिनिमम वाली में सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क आता है, साइन का, बाकी जो सारी चीजें हैं वो कांस्टेंट है। देख लो, ध्यान देख लो, ये लिखो एक बार अपनी कॉपी में, ये वी मैक्स की इक्वेशन लिखो। मैम अगर ना जैसे आपने v इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट आर जी है ना फॉर्मूला, अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर देते तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अगर रेडियस को बढ़ाओगे तो फिर हमें वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली मैम वो इंक्रीज कर जाएगी। हाँ आप यानी फिर वेलोसिटी जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आर के प्रोपोर्शनल आया है, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट, देख लो सेम ही आई थी अभी जो ड्राइव करी थी टेन थीटा से, टेन थीटा से जो निकाली है सेम ही आई है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें आना चाहिए, कब क्या कैसे फोर्सेस बैलेंस होंगे, ठीक है। फ्रिक्शन चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह हमने सब देख लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर चैप्टर जो है वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। यहाँ पर अगर इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपने डाउट्स एक बार ले लो, फिर मैं दूसरे चैप्टर पे मूव करती हूँ। 30 मिनट है ना अभी तो मेरे पास, बताओ बेटा। किसी को डाउट है,
ठीक है, नहीं है डाउट, फिर आगे बढ़ू नए चैप्टर पे। Yes, हाँ? ma'am. ठीक है, देखो ये अपना वर्क एनर्जी पावर बहुत आसान सा टॉपिक है। ये वाला एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें 12th में भी काम आएगा और 11th के भी किसी ना किसी चैप्टर में ये आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हम टर्म पढ़ते हैं ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पूरा 11th और 12th दोनों में काम आने वाला है। हमें अगर ये अप्लाई करने आता है तो हम काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत यूज होता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, रोटेशनल में भी यूज होगा आगे जाके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो तुम सब पढ़ के आए हो 10th क्लास में वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो वर्क कैसे समझ में आता है तुम्हें बताओ, व्हाट इज वर्क? हाँ, यस, बता दो। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में जितना लगाया गया फोर्स, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में कितना फोर्स लगा, उसी को वो कहते हैं मेरी। उसी को वर्क डन बोलेंगे। अगर हम किसी भी डायरेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, हाँ, हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से जब डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसे वर्क कहते हैं। देखो वर्क क्या होता है कि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद उसमें हमें क्या देखने को मिले, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, है ना, तो वहां क्या हो जाएगा, वर्क मिलेगा, है ना, वहां पर हमें क्या मिलेगा, वर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं, जो कि 2 kg का है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ के कोई फोर्स लगाया एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद हमने क्या देखा कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाता है कितने से, सपोज करो 2 मीटर से डिस्प्लेस हो गया, 2 मीटर से। तो यानी यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में तुम्हें क्या मिल गई, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल गई, है ना। तो यहां से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या बनता है, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस, है ना। तो एफ इज योर फोर्स, एस इज योर डिस्प्लेसमेंट, डॉट लगा हटा के क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो ये बनता है तुम्हारा वर्क, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of the displacement and the magnitude of this displacement. Okay? तो एक बात बताओ, वर्क कैसी क्वांटिटी होगी? हम स्केलर। Scalar quantity. हाँ, स्केलर। यस, वर्क कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, स्केलर। भाई मेरे पास फोर्स कैसा है, वेक्टर, और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, स्केलर कंपोनेंट ही तो देगा। तो यानी तुम्हारा वर्क कैसा कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट। बात समझ में आई, स्केलर। ठीक है, तो डायमेंशंस निकाल सकते हो वर्क के। वर्क का डायमेंशन किसके बराबर होता है बेटा, वर्क का डायमेंशन एनर्जी के ही बराबर होगा, है ना। तो जो डायमेंशन एनर्जी का है वही वर्क का है, कितना, ml 2 t माइनस T minus 2। और इसकी यूनिट्स भी किसके बराबर है, हाँ, जूल। है ना। तो वर्क को भी ऐसा यूनिट क्या है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, आप कब कहोगे कि 1 जूल वर्क हुआ है। भाई माइक म्यूट करो। सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हरे पुरख निरंजन हर अगमा गुरुबानी की आवाज आ रही है ना। सब ते आवह तुझ जी हर सच्चे सिरजनहारा। भाई माइक म्यूट कर लो सब बेटा। जी तुम्हारे जी तू जी आका दातारा। हर ते आवह संत जी सब दुख बिसरा। हरे आपके ठाकुर हरे आपके सेवक जी
ज्ञानानंद कुछ करी ना? विचार जी भारती को कमाई संबंधी चार्ज कर दिया। सबसे बड़ी बात उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनका माइक अनम्यूट हो रखा है। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं करिए, 1 मिनट। वर्क, तो हम यहाँ बोल रहे थे कि हम 1 जूल वर्क कब बोलेंगे कि यहाँ पर 1 जूल का वर्क हुआ है जब 1 न्यूटन का फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दे, 1 मीटर का, है ना, इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद आपको 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो तुम्हारा कितना वर्क डन कहलाया जाएगा, 1 जूल। तो 1 जूल किसके बराबर है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर। फिर सेकंड होता है अर्ग। अर्ग किसमें होता है, सीजीएस सिस्टम में। अर्ग किसमें लिखते हैं, सीजीएस वाले में। तो सीजीएस वाले में जब 1 डाइन का फोर्स लगाओगे और 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, 1 अर्ग, है ना। तो अर्ग में किसके बराबर होगा, डाइन इज योर सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स सेंटीमीटर। तो 1 अर्ग बराबर होगा 1 डाइन सेंटीमीटर के। समझ में आ गई। यस मैम। 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, देखो हमारे पास 1 जूल किसके बराबर था, 1 न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन में यहाँ कितना लिखोगे, 10⁻⁹ डाइन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये 10 की पावर कितना बना, 7, और डाइन सेंटीमीटर क्या बन गया, अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग हैं, 10 की पावर 7। बात समझ में आ गई। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। 10⁻⁷ अर्ग। तो ऑल दो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, बट उसके बावजूद भी तुम्हारा वर्क क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी, है ना। स्केलर क्वांटिटी है बट उसके बावजूद भी पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, हर तरीके की इसकी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, पॉजिटिव फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स देखो, अगर पॉजिटिव वर्क कब बोलोगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, लग रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, वो पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क डन होगा, सॉरी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो कैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन, है ना, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा ना, बोलो। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, जीरो वर्क का क्या मतलब होगा कि कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं है। तुम चाहे इस इतने हैवी रॉक पे कितना ही फोर्स लगा लो, अगर ये रॉक इंच भी नहीं हिलेगी तो तुमने कोई भी वर्क नहीं किया, है ना। तो यही होता है हमारा। जैसे अब यहाँ पर टेंशन के द्वारा लगने वाली, देखो फोर्स की टेंशन ने यहाँ पर कितना वर्क किया है, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो कितना सही है, ये वाला। हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे हो, 1 मिनट रुकना। आवाज आ रही है, हेलो। हाँ, अब एक बार टेंशन का देखो, टेंशन की वजह से कितना वर्क डन होगा। मान लो पहले ये यहां था तुम्हारा, है ना, ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, डाउनवर्ड mg लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, है ना। अब मान लो ये एंगल थीटा से तुमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, एंगल थीटा से
डिस्प्लेस कर दिया। अब इस टेंशन ने कितना वर्क डन किया है? बताओ। टेंशन ने कुछ वर्क डन किया है यहाँ पे? ये डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हुआ है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इसके कैसे है? परपेंडिकुलर। भाई डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आया, टेंशन की फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रही है, तो क्या टेंशन यहाँ पर कुछ वर्क डन कर रही है? नो मैम। हाँ, टेंशन यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं करेगी, क्योंकि कैसे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में एंगल 90 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पर टेंशन के द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो इसलिए 0 वर्क। करो इस वाले क्वेश्चन को। करो फटाफट। ट्वेंटी 22.5। 22.5। सबका यही आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक, कितना आया? 22.5। तो फोर्स 15 दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री है, डिस्टेंस जो डिस्प्लेस हुआ है वो 3 मीटर्स का है, तो कितना बना? 22.5 जूल। ठीक है, वेरी गुड। फिर देखो, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन आता है। क्या स्प्रिंग फोर्स वर्क करती है? कुछ स्प्रिंग की वजह से कुछ वर्क डन होता है स्प्रिंग फोर्स की वजह से? तो ये हमें देखना है। देखो कैसे होगा। अगर कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग पहले अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, सपोज करो ये इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है कितनी? L। अब क्या होगा, तुमने इसमें क्या करा, एक वेट यूज कर लिया, ठीक है, मान लो सपोज M, तुमने एक वेट लगाया। अब क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या करेगी भाई? स्ट्रेच करेगी। इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जब तुमने स्प्रिंग में वेट यूज किया, ये L मान लो नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग में ये क्या है? नेचुरल लेंथ। जब स्प्रिंग में कोई वेट लगाया तो यहाँ पर ये स्प्रिंग सपोज करो डेल्टा एक्स अमाउंट से क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई, है ना? डेल्टा एक्स अमाउंट से क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा? पहली बात तो यहाँ क्या एक्ट करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं। कहां पर एक्ट करेगा? ये स्प्रिंग कहाँ आना चाहती है? दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो यानी अगर इसका एक्सटेंशन डाउनवर्ड हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, Fs। भाई वो तो अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है ना, और इसकी नेचुरल लेंथ तो ये है, और स्प्रिंग फोर्स इसको वापस कहाँ लाना चाहेगा? उसी लेंथ पे, हाँ या ना? करेक्ट। तो ये तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे? स्प्रिंग फोर्स। अब ये ही बात है कि ये स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा ये स्प्रिंग फोर्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब आपने कितना या तो एक्सटेंड किया है स्प्रिंग को, या कितना कंप्रेस किया है ना, नेचुरल लेंथ से। तो स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। ये एक्स वही वैल्यू है, या तो आपने कितने नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड कर दिया, या उस नेचुरल लेंथ से आपने कितना कंप्रेस कर दिया। बात समझ में आई? एक्स क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एक्स? एक्स को पूरी लेंथ मत ले लेना। एक्स कौन सी लेंथ है बेटा? एक्स कौन सी लेंथ है? हेलो, जो मैम हमने स्ट्रेच की है वो वाली, या या कंप्रेस या स्ट्रेच? एक्सटेंशन, डेल्टा एक्स कंप्रेशन या एक्सटेंशन वाली है। तो यहां से जब मैं इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाती हूँ तो किसकी वैल्यू आती है? के एक्स।
और ये माइनस साइन क्या दिखाता है कि आपने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई? उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। जैसे कि देखो इस पहले वाले डायग्राम को देखो, इस पहले वाले को देखो, यहाँ पर तुमने इस को लगा के एक्सटेंड किया है स्प्रिंग फोर्स, मतलब ये इसकी जहाँ पे डैश 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 है ये इसकी नेचुरल लेंथ होगी। तुमने जब यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया तो यानी ये एक्स अमाउंट से स्ट्रेच हुई, तो स्प्रिंग फोर्स स्ट्रेच होने के बाद वापस उसी पोजीशन में आना चाहता है ना। अब मान लो तुमने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने के बाद अब सॉरी सेकंड वाला केस देखो, अब तुमने कंप्रेस कर दिया, कितने अमाउंट से कंप्रेस किया है? एक्स से। तो कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग फोर्स वापस कहाँ आना चाहता है, कहाँ लेके आना चाहता है उसको? उसकी नेचुरल लेंथ पे, है ना, नेचुरल लेंथ पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए यहाँ पर हम ये माइनस साइन दिखाते हैं। तो माइनस साइन दिखाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। तो ये तो स्प्रिंग फोर्स हुआ। अब इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा वो देख लेते हैं, है ना। तो यही फॉर्मूला बनता है हुक्स लॉ, ठीक है, यही हुक्स लॉ होता है, ये तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर फोर्स है तुम्हारे पास और इसकी वजह से वर्क डन पूछा जाएगा तो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? वर्क डन का फॉर्मूला तो एफ डॉट एस होता है। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा यूज कर लेना? के एक्स फोर्स यूज कर लेना, जितना वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो वो यूज कर लेना, तो क्या आ जाएगा? वर्क डन। ठीक है, अभी इसके भी फॉर्मूले करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स से क्या मतलब है कि हेडिंग कुछ लिख कुछ रहा है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि फिगर शोज दैट द फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यानी फोर्स जो है इस बॉडी पे ऐसे एक्ट कर रहा है जो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो वर्क डन कैलकुलेट करो 0 से लेके 4 मीटर पे। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था? एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। तो यानी यहाँ पर वर्क डन क्या बता रहा है कि अगर मैं एफ और एस ग्राफ का क्या कैलकुलेट कर लूं? एरिया, एरिया अंडर कर्व ऑफ एफ एस ग्राफ, क्या मिल जाएगा भाई? वर्क डन मिल जाएगा। हाँ यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, और देखो ये कब से कब पूछ रहा है? 0 से लेके 4 के बीच में। तो 0 से लेके 4 के बीच में पूरा वर्क डन निकाल, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करो तुम, आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ एस कर्व से क्या मिल जाता है? वर्क डन मिल जाएगा। करो कैलकुलेट। कौन सा ग्राफ, कौन सा एरिया निकालोगे इसका? मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फोर्स है ना वो वेरिएबल है, वेरिएबल है ना, पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया और फिर डिक्रीज हुआ। स्लोप देखो इसका, फोर्स का, ये ग्राफ है। एक्स डायरेक्शन में क्या दिखा हुआ है? फोर्स, सॉरी वाई में फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में क्या दी हुई है? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एफ और एस के बीच में पहले तो ग्राफ आया ऐसे, यानी फोर्स बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ी साथ साथ, और ये कितना यहाँ पर वैल्यू आई? फोर्स की 5। उसके बाद फोर्स कांस्टेंट रहा ए से लेके बी तक। उसके बाद फिर फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो गया। फाइनली कब आया फोर्स एकदम 0? कब हो गया? 4 सेकंड पे। ये दिया तो हुआ है, यहाँ तुम्हें बीच में इनके वैल्यूज दी हुई है। अब ये कह रहा है कि मुझे नेट टोटल वर्क डन बताओ कि इस फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन हुआ कितना। तो अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करो? इस ग्राफ का क्या निकाल लो? एरिया निकाल लो। तो एरिया कौन सा निकालोगे? इस वाले रीजन का, जहां पर तुम्हारा ये एरिया बन रहा है। बात समझ में आई?
तो एरिया इसका, अब ये कौन सी शेप है बताओ, ये कौन सी शेप है बेटा? ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है। तो यानी तुम्हें Trapezium. एबीसी, हाँ इस एबी, देखो अभी ये 0 से पूछ रहा है, 1 से नहीं पूछ रहा। जब x की वैल्यू 0 है तो यानी एबीसी, इसको डी मान लो, तो एबीसीडी का क्या निकाल दो, ट्रेपीजियम वाला एरिया निकालो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। मैम 15 joules. 15 जूल। ठीक है, ठीक है, 15 जूल। देखो इसमें अलग अलग करके लगाया हुआ है, अलग करके लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लगाएंगे, वर्क डन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है। तो बेटा इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी बताओ, एबीसीडी, AB and CD are the parallel side कि नहीं? हाँ। Yes, ma'am. तो कितना है AB प्लस CD 6. इंटू 6 मैम। हाइट कितना, हाँ इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 5। हाइट हो जाएगी 5। हाँ तो चेक करो आ रहा है क्या। अच्छा। तो 5 प्लस 4 इंटू 5 यही हुआ शायद। तो 9, ये कितना हुआ, 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 5 45। ये तो बेटा 45/2 कितना बन रहा है, 5 + 2 होगा। क्यों इसमें 0 से कितने सेकंड का पूछा है? मैम 4 + 2 होगा। ऊपर 1 सेकंड रुको, ऊपर 2 है, नीचे 4 है। ये 5 है ना पूरा, हाइट 5 हो गई, ये 5 होगा। तो ये 5 5 जो 25/2 भी 7.5 होगा। मैम ऊपर वाली साइड 1 से लेकर 3 तक है, वो 2 यूनिट हो जाएगी। नीचे 0। एक सेकंड, ये 1 - 3, ये 3 ये बनेगी, 3 में से एक गए 2, है ना। यस मैम। 5 और 6 7 पंजे नहीं, नीचे वाले 4 + 2 है मैम, नीचे 4 यूनिट्स हैं और इसको माइनस करके 2। नीचे वाली 4 है, 0 से 4 है। हाँ ये वाली 0 to 4 है ना। यस मैम। और ऊपर वाली ए बी है, ए बी मेरी बनी 3 - 1 यानी 2, और ये ए ओ से बी बनी 4, है ना। 4 + 2 यानी 6, 6 5 जा 30, 30/2 कितना आ गया 50। 15। तो देखो ये वाली थी ना अपनी पैरेलल साइड ए बी और सी डी, तो ए बी इतना ही है ना, ए बी इज इतना, और ये पूरा का पूरा सी डी है। सी डी पूरा कितना था 4, और ए बी यहाँ से कितना आया 3 - 1 ये 2 आया, और ये हाइट पूरी बनी 5 की, कितना आ गया 15। राइट, वेरी सही है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से हम लगा सकते हैं। अब देखो, अब अगला सवाल बनता है वेरिएबल फोर्स का। अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन हम कैसे निकालोगे भाई, x² वेरी कर रहा है, कहा हर तुम्हारा फोर्स जो है x की डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, यानी अगर तुम जैसे जैसे 3 to 9 जाओगे फोर्स इसी की पावर से बढ़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर 3 to 9 हुई है तो वर्क डन क्या होगा, तो तुम dw कैसे लिख सकते हो भाई, F.ds यही लिख दोगे, dw यही तो बनेगा F.ds, और जिस पूरा dw निकालना है तो उसके लिए इंटीग्रेट कर दोगे। कहां से कहां तक करोगे भाई, देखो लिमिट्स कहां से कहां तक निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 3 to 9, तो यहाँ से 3 से लेके 9 तक। फोर्स किस पे वेरिएबल दे रखा है, x² पे। अब किसी ds पे यानी किसी dx पे निकाल लो, कितना होगा 0 3 to 9, कितना बेटा कितना आया, ये इसको सॉल्व करो, है ना। तो क्या करेंगे, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ / 3 से 9 लिमिट लगा दो, लिमिट लगाने के बाद तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा
234 जूल। तो ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, जब मेरे को फोर्स वेरिएबल दिया हो, किसके टर्म्स में दिया हुआ है, ये एक्स के टर्म्स में, हो सकता है फोर्स को टाइम की टर्म्स में भी दिया हुआ हो। अगला अभी सवाल देखोगे तो नेक्स्ट आता है जिसमें फोर्स को टाइम्स के टर्म में वेरी करते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तुम्हारी फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, आया ये वाला सबका आंसर? Yes, ma'am. ये वाला करो, क्या कह रहा है देखो, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन ए बॉक्स ऑफ मास 10 kg इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए से बी जाना है तुम्हें बाय पाथ ए बी। ए बी, बी तो यहाँ पे है, क्या ये भी 4 मीटर ही होगा? और ए से सी से डी और डी से बी, है ना। एंड द सरफेस का फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। इसकी वजह से वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन बनेगा। ये पूरे में सरफेस है, ये तो डायग्राम ही नहीं समझ में आ रहा। एक सेकंड रुको, बीच में क्या है? इसे रहने दो, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो। वो तो डायग्राम अजीब सा था, इसे कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, इनिशियली रेस्ट पे है और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है वो 7 न्यूटन लग रहा है। यहाँ पर ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितना वर्क डन किया वो बता दो अप्लाइड फोर्स के कारण। तो इसका मतलब इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ होगा 2 kg का, उस पर तुमने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है 7 न्यूटन का, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो यानी 2 वर्क हो रहे हैं, एक तो अप्लाइड फोर्स की वजह से यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और एक फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कैसा वर्क डन कर रहा है? नेगेटिव वर्क डन। भाई फ्रिक्शन का वर्क कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आगे वाली डायरेक्शन में है, करेक्ट। अगर ये मान लो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट, निकालो। तो पहले ये निकालो कि 10 सेकेंड में तुम्हारा ऑब्जेक्ट चलेगा कितना। एक्सीलरेशन निकालो F इक्वल्स टू ma से, अप्लाइड फोर्स की वजह से। फिर ये देखो 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो, इनिशियली रेस्ट पे है, u 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन निकाल लोगे, टाइम कितना है? 10 सेकेंड। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। मैम 247 जूल। किस वाले का? मैम ए। पहले वाले का 246। नो मैम बी। गलत आया है। अप्लाइड फोर्स की वजह से निकालना था ना। 875 आ रहा है बेटा। मैम फ्रिक्शनल फोर्स के लिए निकाला। फ्रिक्शन के लिए निकाला है।
डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के लिए सेम होगी ना, सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिएगी। आ जाओ, देखो आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई। एक्सेलरेशन मैंने बोला कि एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा? एक्सेलरेशन क्या सिखाया था मैंने तुम्हें? एफ नेट अपॉन मास। टोटल मास, यही सिखाया था। आगे की तरफ 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बढ़िया। पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन दिया हुआ है भाई तुम्हें? काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क में आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? म्यू टाइम्स ऑफ एन। म्यू टाइम्स ऑफ एन, तो म्यू कितना है भाई? 0.1। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाती है? mg, यानी मास 2 किलो, ग्रेविटी 10, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन का, अपोजिट डायरेक्शन में। एफ नेट F-2 अपॉन टोटल मास 2 किलो। 5 में से 2 गए, कितना आया? 5/2, तो कितना आया एक्सेलरेशन? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या बोला? v = u + at लगा लो। कैसे लगाओगे? अच्छा मुझे ये चाहिए ना कि 10 सेकंड में कितना किया, तो v² माइनस यहां से v² माइनस u² = 2as। फाइन, नहीं निकलेगा इस वाली से, इससे निकल जाएगा s = ut + ½ at²। निकल आएगा। इनिशियली क्या है देखो, रेस्ट पे दिया हुआ है, तो s = ये वाली वैल्यू 0 हो गई। हाफ एक्सीलरेशन कितना हो गया? 5/2 मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है बेटा? 10 सेकेंड, यानी 10 × 10। ये 2 2 जा 5, 2 2 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट है जो तुम्हारा ये ब्लॉक चलेगा। तो अब तुम्हें क्या करने का है? तुमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, तो सबसे पहले पूछ रहा है अप्लाइड फोर्स की वजह से निकालो। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 7 न्यूटन का। कितना डिस्प्लेस हुआ है? 125, तो ये आ जाएगी वैल्यू। सेकंड क्या था? बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स कितना आया? 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो इतना ही हुआ है 125, तो ये कितना हो जाएगा? 125 × 2। बात ठीक है? बात समझ में आ गई? यस मैम। बस यही करना था। तो ये 875 आ जाएगा, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, बट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो नेट के लिए क्या कर दोगे? अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन कर दोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है देन एवरीवन, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, हाँ होमवर्क कर लेना तुम वर्क डन वाले क्वेश्चंस का। किसी को डाउट है आज वाली क्लास में तो पूछ लो। हाँ पूछो, हैंड रेज किया है जिसने। यस, जिसने हैंड रेज किया है पूछो। चलो ठीक है फिर, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम। मैम बाय बाय मैम। बाय बाय एवरीवन।